नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम अधिगम की बेसिक जानकारी लेने के पश्चात सिद्धांतों को प्रारंभ कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जो कि एडवर्ड थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। देखिए, इस सिद्धांत को देने के पश्चात ही थॉर्नडाइक ने अधिगम के नियमों का प्रतिपादन किया था। तो उन नियमों में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अधिगम के 3 प्रमुख नियम बताए गए थे: तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। इसके बाद 5 गौड़ नियमों का इन्होंने प्रतिपादन किया। देखिए, एडवर्ड थॉर्नडाइक के बारे में सामान्य जानकारी सबसे हम पहले ले लेते हैं कि ये अमेरिका के निवासी थे और इनको प्रथम पशु मनोविज्ञान के जनक के रूप में माना जाता है तथा प्रथम आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के रूप में भी इन्हीं को माना जाता है। इनकी प्रमुख जो बुक हैं, पहली बुक का नाम एनिमल इंटेलिजेंस, दूसरी बुक का नाम एजुकेशन साइकोलॉजी, अगली बुक का नाम द लर्निंग ऑफ साइकोलॉजी तथा इससे अगली बुक का नाम है ह्यूमन नेचर एंड सोशल। तो मुख्य रूप से इन्होंने 4 बुक को जो महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से पूछी जाती हैं, वो ये 4 बुकें हैं। इनको आप याद कर लेना। इस सिद्धांत के अन्य नामों से भी इस सिद्धांत को जाना जाता है। तो पहला नाम इसमें जैसे उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, ये सबसे महत्वपूर्ण नाम है। इसमें जो एग्जाम में सबसे ज्यादा जो आता है, उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत के रूप में से जाना जाता है, जो कि इंग्लिश अगर इसका रूप देखें तो स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। अगर अगर इंग्लिश वर्जन इसका आता है तो स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी के नाम से इसे जाना जाता है। अगला, हर्ष एवं दुख का सिद्धांत। हर्ष एवं दुख के सिद्धांत से मतलब है कि इसमें हम जब अपने प्रयासों में सफलता प्राप्त करते हैं तो हमें खुशी होती है, और जब प्रयासों में विफलता प्राप्त करते हैं तो हमें दुख का अनुभव होता है। तो हर्ष एवं दुख के सिद्धांत के रूप में भी हम इसे जानते हैं। प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत के रूप में हम इसे जानते हैं। प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत में हम जैसे इसमें कई बार अनेक प्रकार से प्रयत्न करते हैं, प्रयत्न होने के बाद इसमें हम बार बार भूल करते हैं, और एक समय ऐसा आता है जब हम बिना किसी भूल के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत के रूप में भी हम इसे जानते हैं। संयोजनवाद का सिद्धांत। संयोजनवाद के सिद्धांत से मतलब है कि हम एक छोटे छोटे रूपों से और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। आवृत्ति सिद्धांत, परिश्रम एवं धैर्य का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, बंध सिद्धांत, इन सिद्धांतों के ये अन्य नाम हैं। इसके बाद सिद्धांत के चरण। देखिए, सबसे पहले इस सिद्धांत में प्रमुख रूप से जो सीखने वाली बात है कि हम अनेक प्रकार की अनुक्रियाएं करते हैं, विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं करते हैं और अनेक रूपों में करते हैं। जब अनेक रूपों में अनेक प्रकार की अनुक्रियाएं करेंगे तो सही अनुक्रिया का उनमें से एक अनुक्रिया का हम चयन करते हैं। ऐसा एक समय आता है जब हम बिना गलती किए या फिर अनेक अनुक्रियाएं जो बार बार हम कर रहे हैं तो उन अनुक्रियाओं की संख्या कम होती जाती है और सही अनुक्रिया तक हम पहुंचते हैं। और जब सही अनुक्रिया तक हम पहुंच जाते हैं तो उसके बाद में उद्दीपक अनुक्रिया में संबंध स्थापित हो जाता है। उद्दीपक अनुक्रिया मीन्स स्टिमुलस रेस्पॉन्स।
हम जो हमें उद्दीपक प्रदान कर रहा है, कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है। प्रेरित करने के बाद हम जो रेस्पॉन्स दे रहे हैं, जो प्रक्रिया हम कर रहे हैं, उसमें हमारा संबंध स्थापित हो जाता है। तो ये सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा एक भूखी बिल्ली पर किया गया। भूखी बिल्ली का प्रयोग किया गया और जिसमें उद्दीपक मैंने अभी आपको बताया कि कार्य करने के लिए प्रेरित होना बहुत जरूरी है। तो उसमें उद्दीपक का कार्य किसके द्वारा कराया गया? थॉर्नडाइक के द्वारा सुगंधित मछली के टुकड़े द्वारा। भूखी बिल्ली को सुगंधित मछली का टुकड़ा दिखाया गया और उसे कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया। तो इस सिद्धांत के अगर प्रयोग को हम समझें तो जैसे सबसे पहले भूखी बिल्ली को एक बॉक्स में बंद कर दिया और बॉक्स में जो मुख्य गेट था वो पारदर्शी था और बाहर सुगंधित मछली का टुकड़ा रख दिया। अब भूखी बिल्ली सुगंधित मछली के टुकड़े को देख रही है और देखने के बाद उसकी भूख की उत्तेजना और ज्यादा हो गई और जब उसे ये उद्दीपक दिख रहा है तो उसे कार्य करने की प्रवृत्ति और तेज हो गई, अर्थात उछल कूद करने लगी। थॉर्नडाइक ने इस बॉक्स में यहाँ पर लीवर सेट किया हुआ था। जब बार बार उछल कूद बिल्ली के द्वारा की जा रही है, अचानक से एक बार ऐसा हुआ कि बिल्ली का पैर इस लीवर पर पड़ गया और दरवाजा खुल गया। तुरंत बिल्ली ने मछली का टुकड़ा प्राप्त कर लिया और अपनी भूख शांत कर ली। यह प्रक्रिया लगातार चलती रही। भूखी बिल्ली को बंद किया गया, उछल कूद कर रही है, उछल कूद से अचानक से उसका पैर पड़ रहा है और गेट खुल रहा है और उसे उद्दीपक मिल रहा है। जब यह प्रक्रिया लगातार कंटिन्यू चलती रही, 20 से 22 दिन तक चलती रही, तो एक समय ऐसा आया, बिल्ली सारी चीजें समझ चुकी थी। उसने जैसे ही बंद किया, तुरंत उसने लीवर दबाया, बिना कोई गलती किए गेट खुला और उसने मछली का टुकड़ा प्राप्त कर लिया। तो उससे हमें ये सीख मिलती है कि हम लगातार अगर प्रयास करते हैं तो त्रुटियों की जो संख्या है वो लगातार कम होती जाती है और एक समय ऐसा आ जाता है जब हम पूर्ण रूप से सीख जाते हैं और बिना कोई गलती किए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो इसमें थॉर्नडाइक के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था कि हम अपने अनुभवों की गलतियों द्वारा सीखते हैं, अर्थात अपने अनुभव को हम जो जितनी अधिक गलतियां करते हैं तो हम अपने अनुभव प्राप्त करते हैं और एक समय में हम बिना कोई गलती किए अपने आप को लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। तो थॉर्नडाइक का एक नारा था, करो और सीखो। तो इस प्रकार से इस सिद्धांत को इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था और ये प्रयोग करने के पश्चात ही अधिगम के गॉड नियम, मुख्य नियम, उपनियम थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए थे, जो कि हमने पिछली क्लास में उनका पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया है। ये प्रयोग करने के पश्चात थॉर्नडाइक के द्वारा इस सिद्धांत से संबंधित शिक्षा में उपयोगिता निकाली कि ये सिद्धांत मुख्य रूप से, क्योंकि जिन मंदबुद्धि बालक होते हैं उनको बार बार एक कार्य करवाया जाता है और बार बार करवाने के बाद उनको शिक्षित कराया जाता है, तो ऐसे बालकों के लिए ये सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। तथा कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे बहुत लेट पढ़ने बैठते हैं और अधिक आयु होने के कारण वो अपना शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई का महसूस करते हैं। तो इस सिद्धांत के माध्यम से अगर उन बच्चों को हम पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे ढंग से हम पढ़ा सकते हैं। अगला शिक्षा में उपयोग जैसे कि गणित है, विज्ञान है, समाजशास्त्र है, व्याकरण है, ऐसी सब्जेक्ट जिनको हम बार बार पुनरावृत्ति करने से सीखते हैं, उन सब्जेक्टों के लिए ये सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिद्धांत जैसे गामा की योग्यता है, बच्चे को हम शारीरिक एक्टिविटी करवा रहे हैं, उनके लिए ये सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कूदना, उछलना, खेलना, लिखना, बोलना, पढ़ना, तैरना, टाई बांधना, ड्राइविंग करना, चलना आदि इस प्रकार की जो उदाहरण है इसी सिद्धांत से संबंधित हैं। अर्थात शारीरिक जो एक्टिविटी होती है, हम बच्चे को कुछ सिखाते हैं, जैसे चलना सीख रहा है बच्चा,
तो हम इस सिद्धांत के द्वारा ही सिखाएँगे, उसे बार-बार पुनरावृत्ति करवाएँगे, पहले गलती करेगा, लेकिन जब बार-बार करेंगे तो गलतियों की संख्या कम होगी और एक समय ऐसा आएगा जब बिना गलती किए वो कार्य को करना प्रारंभ कर देगा। इसके बाद अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता का विकास, जो कि अभी मैंने उसके चरणों में बताया आपको कि जैसे-जैसे हम सीखते हैं, किसी चीज़ का अभ्यास करते हैं, तो वो हमारे व्यवहार में आ जाता है और जब हमारे व्यवहार में आ जाता है, तो हम उससे अनुभव प्राप्त करते हैं और जब हमारे अनुभव से हम किसी चीज़ का लाभ उठाते हैं, तो इस सिद्धांत के द्वारा उठा सकते हैं। अगला धैर्य एवं परिश्रम के गुणों का विकास करता है। इसमें क्या है कि हम जैसे कोई भी कार्य अगर बार-बार कर रहे हैं, तो कुछ छात्र ऊब जाते हैं और नीरसता प्राप्त करते हैं। लेकिन इसमें हम जितना धैर्य दिखाएँगे, परिश्रम करेंगे, उतना ही हमारे व्यवहार में अधिक परिमार्जित होगा। तो धैर्य एवं परिश्रम का भी इसमें गुण का विकास होता है। अगला क्रमिक रूप से सीखने की प्रेरणा पर बल देता है। इसमें क्या है कि लगातार हम कार्य करते हैं और क्रमिक रूप से सीखने की प्रेरणा पर बल देता है। यह सिद्धांत अर्जित ज्ञान को उपयोगी बनाता है, अर्थात जो ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं, वो हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, उसे उपयोगी बनाने में सिद्ध होता है। इसके बाद करके सीखने पर बल देता है। जैसे छोटे बच्चों को हम अगर कोई भी कार्य सिखा रहे हैं, प्री प्राइमरी के स्कूल के बच्चे हैं, उनको कोई शिक्षा दे रहे हैं, उनको कुछ कार्य करवा रहे हैं, जब तक हम उनसे खुद ना करवाएँगे, तब तक वो सीख नहीं पाएँगे। तो ये सिद्धांत उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये करके सीखने पर बल देता है। अब देखिए इस प्रकार से ये सिद्धांत छोटे बच्चों के लिए, मंदबुद्धि बालकों के लिए, बड़ी आयु वाले बालकों के लिए तो महत्वपूर्ण है। लेकिन इनके साथ-साथ इस सिद्धांत में काफ़ी खामियाँ भी है, जो कि हम अगले इसमें हम पढ़ेंगे। जैसे ये सिद्धांत यांत्रिकता पर बल देता है। ये सिद्धांत यांत्रिकता मीन्स सामने जो दिखाई दे रहा है उस पर तो बल देगा, लेकिन अदृश्य चीज़ पर बिल्कुल भी बल नहीं देगा। इस कारण से ये प्रतिभाशाली बच्चों के लिए ये सिद्धांत उपयोगी नहीं है। उनके लिए ये फिजूल का टाइम वेस्ट करने वाला कारण बनता है। इस सिद्धांत में अंतर्दृष्टि का प्रयोग नहीं होता। देखिए ऐसे बच्चे जो प्रतिभाशाली हैं, वो समस्या का समाधान एक मौलिकता से करते हैं और कम समय में करते हैं। जबकि ये क्या है कि बार-बार अभ्यास करवाता है जिससे कि समय अधिक खर्च होता है। तो इसमें अंतर्दृष्टि का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। व्यर्थ अनुक्रियाओं पर बल देता है। अभी मैंने आपको बताया कि एक चीज़ को इसमें बार-बार करवाया जा रहा है, अभ्यास करवाया जा रहा है और जब ब बालक सीख जाता है, उसके बाद भी अगर उसे अभ्यास करवाया जा रहा है, तो बालक उस कार्य के प्रति निरस्ता समझेगा और उन क्रियाओं को व्यर्थ समझेगा। तो ये व्यर्थ अनुक्रियाओं पर भी बल देता है। ये सिद्धांत पश्चीकृत दृष्टि पर आधारित है। अर्थात अब क्या है आधुनिक युग में ऐसे सिद्धांतों को बहुत कम महत्व दिया जाता है, जबकि आधुनिकता के युग में एक स्मार्ट क्लास में अगर इस सिद्धांतों को अगर हम लगाएँगे, तो काफ़ी धन भी व्यर्थ होगा और समय भी व्यर्थ होगा। तो ये सिद्धांत पहली शिक्षा में काफ़ी उपयोगी थे, लेकिन आधुनिक शिक्षा की अगर हम बात करें, तो इस सिद्धांत के द्वारा हम बच्चों का समय व धन व्यर्थ करते हैं। तो छात्रों आज हमने थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को विस्तार से जाना है। आगे अगले सिद्धांत के बारे में अगली क्लास में हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।